अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैप एफएम डिजिटल और आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है क्योंकि इंटरेस्टिंग आपको पता है कि हम जब भी कोशिश करते हैं कोई नया शो इनिशिएट दें तो उसके बैक एंड पे हमारी बहुत बड़ी एक तकदो या रिसर्च भी होती है कि हम कुछ ऐसा खास लेके आए जिससे हमारे व्यूअर्स या लिसनर्स को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो अपने लिए फ्यूचर में बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें। आज का प्रोग्राम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए हमारी प्रोडक्शन होती है, जितना भी हमारा होता है तो कोशिश यही होती है कि हम स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हम टर्म ऑब्वियसली स्टूडेंट यूज करते हैं मगर वही लोग जो नॉलेज सीकर्स हैं, बेसिकली मैं ये काउंट करूंगा कि नॉलेज सीकर ही एग्जैक्टली एक स्टूडेंट होता है जिसे कहा जाता है कि इल्म हासिल करना चाहिए, मतलब बाकी गोश से लेके लहद तक। तो अगेन बात वही आती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। मसला ये है कि आपकी जुस्तजू कैसी है। तो आज के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे मगर मैं आपको बताते चलूं कि आज के इस प्रोग्राम में हमने कोलैबोरेशन की है और एक डिपार्टमेंट जो ज़ैबिस्ट का है उनके साथ, और इंशाल्लाह इस शो को हम इनिशिएट देने जा रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं इंफॉर्मेशन आर। इंफॉर्मेशन आर के अंदर आपको डिफरेंट जस्ट लाइक चीज़ों के ऊपर हम बहुत सी इंफॉर्मेशन देंगे, जस्ट लाइक जैसे आज के प्रोग्राम में आपको एक इनिशिएटिव के बारे में डेप्थ ऑफ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे और एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक आपको गाइड भी करेंगे। एंड देन अगेन जो फ्यूचर में हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें जो डिफरेंट बच्चे इनिशिएट दे रहे हैं, एंड देन अगेन जो मार्केट में हम कहेंगे कि वैल्यूड आइडियाज होते हैं, जो मार्केट का रुख तो क्या सोसाइटी का रुख भी चेंज करने की ताकत रखते हैं, उनको हम जरूर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक जनाब नैयर अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं औरिक के अंदर। एंड देन अगेन अगर मैं उनके जस्ट लाइक प्रीवियस तजुर्बात के हिसाब से बात करूं तो मैं कहूंगा कि मैं एक शायद कहीं ना कहीं छोटी मोटी गुस्ताखी ना कर लूं, तो मैं चाहूंगा कि सर से हम जब बात करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि सर का माशाल्लाह कितना वास्ट एक्सपीरियंस है। आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर रहे हैं जिसकी वजह से आपने बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया है। तो सबसे पहले नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, खैरियत से? फर्स्ट क्लास सर। इंफॉर्मेशन आवर में सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत मशकूर हूं कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और हम आज जिस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं उसमें आपने हमें मैं ये कहूँगा कि आपकी गाइडलाइंस थी कि हम कुछ इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करें जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो सर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ा आप अगर अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने फेडरल मिनिस्ट्री के साथ भी काम किया, एंड देन अगेन जो आपकी इस वक्त करंटली जो जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से थोड़ा बताएं और एक के बारे में भी। जी जी, मेरा नाम नैयर अहमद सिद्दीकी है। मैं ज़ैबिस्ट में रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर रहा हूँ और रिसर्च एसोसिएट हूँ मैं ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन में। ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट है ज़ैबिस्ट के अंदर, लेकिन इसका काम जो है बहुत बड़ा है। वो पूरा का पूरा जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको मर्ज करके हम क्या करते हैं, उनकी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो सारे स्टूडेंट्स को हम उनकी जो रिसर्चेज होती हैं और उनका जो काम होता है जी जी, या उनको जो मार्केट में जाके जो है ये कहना चाहिए कि मार्केट में जाके वो परफॉर्म करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स के सामने दो टारगेट्स होते हैं जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। एक तो होता है वो जॉब सीकर के तौर पे होते हैं, सही सर, कि जब पढ़ के जब निकलेंगे तो वो जॉब हासिल करेंगे। अच्छा, ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि वो अच्छी डिग्री लेके जॉब हासिल करेंगे, अच्छी मल्टीनेशनल्स के अंदर जाएंगे, ट्रांसनेशनल कंपनीज के अंदर जाके काम करेंगे। लेकिन क्या होता है आजकल, जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है आजकल और जो डिफरेंट हमारे पास जो कहना चाहिए जो है चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, खास तौर पे ये जो पोस्ट कोविड जो दौर है जी जी वो बड़ा ही अब जो आने वाला जो दौर थोड़ा सा जो है मुश्किल दौर है। तो इस दौर के अंदर बेसिकली हमने देखना ये है कि क्या आपको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल होंगी। क्या आप जब डिग्री हासिल करके जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो क्या बहुत ज्यादा लेबर फोर्स अवेलेबल होगी और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो नौकरी हासिल करना चाहेंगे लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिचुएशन ऐसी है कि अल्लाह खैर करे। तो ये सिचुएशन ऐसी है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ यहाँ से पढ़ के निकले वो स्किल्ड हो, उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज हो और वो जाके जब मार्केट में जाए ना सिर्फ ये कि वो जॉब सीकर के तौर पे उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले,
बल्कि वो अपने आइडियाज को मैच्योर करके वो खुद जॉब क्रिएशन की तरफ चले जाएं। तो बेसिकली ये हम लोगों का काम है कि हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ से निकले वो जॉब सीकर की तरफ जाने के बजाय वो अपने आइडियाज को मैच्योर करके अपनी इंटरप्राइजेस डेवलप करे सही। और जॉब मार्केट के अंदर अपना खुद कंट्रीब्यूशन लेके आए। सही। ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट है जो इस कदर सोच रहा है, काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके काम की नोयत भी बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे होते हैं। इवन हम एक प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम ले लें, तो उसमें जो बच्चे मेजर्स करते हैं, तो मेजर्स भी 6 से 7 कैटेगरीज के होते हैं। एंड देन अगेन जितने भी थीसिस हमारे यहाँ हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 बच्चे भी एक थीसिस के अंदर एनरोल्ड हैं और फॉर एग्जांपल एक सेक्शन के अंदर 20 स्टूडेंट है, तो समझिए कि 10 हमारे पास डिफरेंट रिसर्च के डोमेन्स आ रहे होते हैं। उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना, एग्जामाइन करना, बहुत सारी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ हैं। एंड हमारी तरफ से गुड लक कि आप लोग माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारा पाकिस्तान प्रॉस्पर हो, ऑब्वियसली हम यही चाहेंगे। सर, अभी आपने भी एक टर्म यूज की, यूथ। आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टाइटल्स देखते हैं तो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यूथ। तो मैं चाहूंगा कि यूथ के बारे में आप हमें थोड़ा नहीं मगर बहुत ही डिटेल में बताएंगे, यूथ है क्या, किस चीज को हम यूथ काउंट करते हैं। एक लफ्ज अभी भी आपने इस्तेमाल किया कि हम चाह रहे हैं कि लोग स्किल्ड हो, जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएं वो स्किल्ड बच्चे होने चाहिए। तो यूथ और स्किल्ड के माबेन क्या ताल्लुक है और इसको हम किस कैटेगरी के अंदर काउंट कर सकते हैं? जैसे लाइक अगर हम एज को लें या जेंडर को लें तो क्या इसके अंदर फॉल करता है? जी, यूथ जो है बेसिकली पॉपुलेशन का वो सेगमेंट है जो कि लाई करता है 15 से 24 साल के दरमियान डेवलप कंट्रीज के अंदर। ठीक है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है वहां यूथ की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे हम जो यूथ कंसीडर करते हैं, यूथ की एज कंसीडर करते हैं, वो 15 से 29 साल के दरमियान की यूथ कहलाती है। तो वो यूथ, वो पॉपुलेशन का वो सेगमेंट जो 15 से लेकर 29 साल के दरमियान में है, वो यूथ कंसीडर होता है। और ये यूथ जो है बेसिकली किसी भी मुआशरे का डेमोग्राफिक डिविडेंड होती है। ये एक टर्म है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज हासिल करना होता है इस सेगमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करके कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो और वो यूथ प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये वो सेगमेंट आपकी सोसाइटी का है जो 15 से 29 साल का है। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज वगैरह, तो उनके लिए भी क्या मतलब ये इसी एज फैक्टर पे होता है या उनके लिए यूथ का कुछ अलग से सेगमेंटेशन होती है? डिसेबिलिटीज आपके उस पे नहीं होती बेसिकली ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो हम बिल्कुल उस पॉपुलेशन के उस सेगमेंट को भी शामिल करते हैं जो कि डिसेबल्स हैं। हम उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो कहना चाहिए कि जेंडर वाइज हम देखते हैं, मैन विमेन दोनों इसमें शामिल होती हैं, डिसेबल्स भी इसमें शामिल होते हैं। सही। तो वो इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, आजकल ये हर इनिशिएटिव के साथ यूथ का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड देन अगेन जैसे आज हम प्रोग्राम में सोच रहे थे कि हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो आजकल आया हुआ है, जिसमें यूथ को काफी इनिशिएटिव्स के हवाले से इनवाइट किया गया है कि वो अपने डिफरेंट आइडियाज को लेकर आए। देन अगेन अराउंड 2 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसको अगर वो विन करते हैं तो उनको 2 मिलियन की ग्रांट मिलेगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अपनी यूथ को वो स्किल करने चाह रहे हैं। देखिए, एक हेड का जो बेसिकली काम जो होता है वो नर्चरिंग करना होता है अपनी सोसाइटी को। तो बीइंग ए हेड ऑफ द कंट्री उनका बहुत अच्छा काम है कि वो एक नेशनल इनोवेशन अवार्ड की तरफ जा रहे हैं, जो कि ये एक प्रोग्राम है ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ प्रोग्राम के नाम से एक पूरा का पूरा एक सेगमेंट हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर जो यूथ के बेसिकली आइडियाज जो होते हैं वो उनको टर्न करते हैं एंटरप्राइज के अंदर। तो ये एक प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का। इसके अंदर बेसिकली वो वही पॉपुलेशन का वही सेगमेंट जिसको हम यूथ कहते हैं, 15 साल से लेकर 29 साल के दरमियान में जितनी भी यूथ है वो अपने आइडियाज को यहाँ पे आए, उसको एक कोई कंसेप्चुअल शेप दें, उसको खाका बनाए, उसका कंसेप्ट नोट बनाए और उसको इस एक वेबसाइट है pmpk.gov.pk के नाम से, उस पे आके अपने आप को पहले रजिस्टर कराइए और इसके ऊपर अपने आइडियाज दीजिए। उसके मुख्तलिफ डिफरेंट हेड्स हैं जिसके अंदर आप वो कर सकते हैं जो भी आपकी फील्ड हो।
लेट्स से यूथ अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी तालीम है या उसकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अपना आइडिया दे कि वो एक ऐसा आइडिया दे जो कि कन्वर्ट हो सके बिजनेस के अंदर। सही। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अच्छा, इसमें मैंने देखा कि इसके अंदर तकरीबन 5 कैटेगरीज फॉल कर रही हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर जैसा एक लोन स्कीम है, दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तीसरा टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग है, देन अगेन ग्रीन यूथ मूवमेंट एंड देन अगेन फाइनल डिजिटल यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स। जी। तो मैं ये कहूंगा कि जो हम जैसे लाइक हम ज़्यादाश में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टडीज जैसे लाइक बायो साइंसेस, पब्लिक हेल्थ के बच्चे, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आएंगे, टैलेंट ऑब्वियसली स्पोर्ट्स तो ये है नहीं, या उसमें ग्रीन मूवमेंट में आएंगे, किस में फॉल करेंगे और किस तरह ये अपने इसको प्रोसेस कर सकते हैं? इसको हम यूथ के ऊपर ही ज्यादातर हम रखेंगे, यूथ के ही सेगमेंट के अंदर इसको रखेंगे। स्किल डेवलपमेंट बेसिकली फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर का एक इनिशिएटिव था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी की एनहांसमेंट है ये जो नेशनल यूथ प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का। इसके अंदर डिफरेंट हेड्स हैं, स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है, आपको इसके अंदर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि अपनी स्किल इंप्रूव कर लें, या वो यूथ जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी है, वो इसी वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा के, ना सिर्फ ये कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, बल्कि जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हासिल कर सकते हैं। बेशबहा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पे, आप जाइए, विजिट कीजिए और इस पे जाके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। सही। सर, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो बिजनेस मैनेजमेंट में या सोशल साइंसेस में है, तो उसको इसके प्रोग्राम के लिए ऑब्वियसली प्रपोजल तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा इस पे आप हमें थोड़ा गाइडलाइंस दें कि ये प्रपोजल किस तरह बनाना चाहिए, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, किस तरह वो ग्रांट हासिल कर सकते हैं, क्या चीजें जो पैरामीटर्स हैं जो वो अपने जहन में रखें। जैसे हम कहते हैं हमेशा कि रिसर्च, ऑब्वियसली काफी सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जो बजट वगैरह की जेर नजर हो जाते हैं, तो फिर बात गैप पे जाके रुकती है। तो जो फाइनल फाइंडिंग्स होती है उसमें ये कहा जाता है कि इस चीज पे आप आगे जाके काम कर सकते हैं। किसी के लिए प्रॉब्लम में होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो फाइंडिंग में बता देता है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसपे मैं नहीं कर सका, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इस फॉर एग्जांपल इस तरह के कंपटीशन के अंदर कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो उसके प्रपोजल के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, थोड़ा अगर आप इस पे हमें डेप्थ में बता सकें। देखिए, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, हम लेट्स से कि हम ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यूथ एक मौजूद है, तो उसके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो अपने आइडिया को देने की होती है, वो उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज द बेस्ट वे कि आप अपना जो है, आपका जो आइडिया है उसको बिजनेस एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो आप अपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऐसा, वो अपना एक ऐसा आइडिया दीजिए जो कि टेक्निकली साउंड हो। एक लेट्स से कि आप कोई नई चीज दें, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज दें। सबसे आइडियल चीज तो ये होती है कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कोई आइडिया लेके आइए और उसके ऊपर वर्किंग कीजिए। अभी 5G टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि अगर लेट्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोई नई चीज करते हैं तो आपके पास वो है। अगर हम इसको अपनी उसके साथ जोड़ते हैं, अपनी नेशनल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मसले चल रहे हैं। आजकल एनर्जी के बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है। अब गैस का कितना बड़ा प्रॉब्लम आजकल अर्बन एरियाज के अंदर आया हुआ है। आप कोई एक ऐसा चूल्हा इजाद कर लीजिए जिसके अंदर जो है, जो गैस से ना चलता हो, उसकी अल्टरनेटिव एनर्जी हो, यूज करता हो, और वो करके जो है वो चीज़ों को जो है उसको इस्तेमाल करें आप, और कोई नया चूल्हा लेके आ जाइए। इस किस्म के मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं। अच्छा, लोगों के पास आइडियाज तो होते हैं, लेकिन उन आइडियाज को आप किस तरीके से पेपर के ऊपर लेके आते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। बच्चों को हमें ये सिखाना होता है कि अपने आइडियाज को आप पेपर पे लेके आइए, क्योंकि जो भी चीज इनिशिएट होती है वो पेपर पे होती है। तो सबसे पहले तो आपका जो आइडिया है, हाइपोथेसिस है जो आपका, वो आपका हाइपोथेसिस स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत उसकी लॉजिकली वो बड़ा साउंड होना चाहिए। आप अपना हाइपोथेसिस अच्छा बनाएं,
फिर उसके बाद उसका छोटा सा जो है समरी बना लें उसकी ना, उसकी कि वो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है कि ये प्रॉब्लम हम हल करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं हम, हाइपोथेसिस के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, उस पर आप अच्छा वर्किंग कीजिए, छोटी सी आप मुख्तलिफ आप उसको सोचिए कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि ये मेरी रिसर्च है और मैं ये करने जा रहा हूँ। लेट्स से चूल्हे की मैंने बात की, तो अभी मौजूदा दौर के अंदर जो है गैस की पाकिस्तान के अंदर बहुत कमी है, तो मैं एक ऐसा चूल्हा बनाने जा रहा हूँ जो गैस नहीं इस्तेमाल करेगा, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होगा, फिर कन्वर्ट होके वो किसी नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, लेट से या सोलर पे चला जाए, सोलर पे चला जाए या किसी भी एनर्जी को इस्तेमाल करे, लेकिन वो गैस ना ले, तो वो आ जाए, तो वो मार्केट उसकी आप पूरा का पूरा जो है फिर हम आगे जाके उसकी बिजनेस प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट नोट तैयार कीजिए आप और वो फिर सबमिट कीजिए। सही। अच्छा, उसके जो कंसेप्ट पेपर, जैसे लाइक हम कोई रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्चेस को देख के ही आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, एंड देन अगेन क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं या क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो इस तरह के कंपटीशन, जैसे लाइक इस तरह के कंपटीशन के अंदर क्वालिटेटिव इजीली एक्सेप्टेबल होता है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर जो रिसर्च है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है? जस्ट लाइक अब हम किसी चीज के इम्पैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा माने रखते हैं कि क्वालिटेटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं इस हवाले से भी चाहूंगा कि आप हमें गाइड करें। एंड देन अगेन हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि यार कम से कम 10 से 15,000 वर्ड्स के ऊपर हो या 25,000 वर्ड्स के ऊपर हो, थोड़ा सा इस पे हमें, क्योंकि बच्चों के पास ऑब्वियसली जैसे अभी आपने कहा फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स या जो करने जा रहे हैं उनके पास कुछ आइडियाज तो होंगे, एंड अगेन उस आइडिया को किस तरह रिफ्रेज या रिफ्रेन करके लाया जाए तो उसका इम्पैक्ट बढ़े, क्योंकि एक अमाउंट है बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट है, अगर उनको मिल जाती है तो वो शायद स्टूडेंट्स होते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि काफी सारे बच्चे स्कॉलरशिप्स लेते हैं, फ्री में अपनी एजुकेशन को अर्न करते हैं, और अगर बहुत वाइटल होते हैं तो वो इस तरह की स्कॉलरशिप लेके स्टूडेंटशिप के अंदर ही अपने बिजनेस लोन भी नहीं कहूँगा, ये तो रिवार्डिंग मनी हो जाएगी कि वो बहैसियत स्टूडेंट अपने फ्यूचर को किकअप कर देंगे, मगर उसमें उनको जो जरूरत चाहिए होगी वो आप जैसे एक्सपर्ट से गाइडलाइंस के हाउ टू डिजाइन एंड डेवलप द फाइनल प्रोजेक्ट, एंड उसके अंदर कितना परसेंट, जैसे कि हमने अभी भी बात की जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की, तो कितना परसेंट उसका चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वो इस तरह की कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि हम तो रिसर्च को हम बिजनेस की डायमेंशन दे रहे हैं जी सबसे पहले ये। अच्छा, अगर हम सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स के अंदर पड़े रहेंगे कि हमारा सिर्फ पेपर वर्क ही मुकम्मल हो और उसके अंदर उस आइडिया की मैच्योरिटी ना हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है कि वो जो उस आइडिया को जो पेपर के ऊपर लाना होता है वो ऐसे लाना होता है कि सामने वाला जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो सके, वो उसके ऊपर जाके मकसद वो इस बात पे तैयार हो सके, ठीक है इसका आइडिया बहुत अच्छा, मैं पैसे देता हूं इसको जाके और इस आइडिया को मैच्योर करो, इसको आप जो है बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करो। सही। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपका बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो आप बड़ा जबरदस्त तरीके से आप अपने इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि होता क्या है कि बच्चे खास तौर पे क्या करते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग की तरफ चले जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, आप स्पेसिफिक रहिए। जितनी स्पेसिफिक बात करेंगे हाइपोथेसिस के ऊपर, जो मैंने शुरू में आपको बताया, ये टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है, ये टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिसर्च का, जो कि हो सकता है रिसर्च के एंड पे तब्दील हो जाए। तो ये वो टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस आइडिया को, जो आपका बिजनेस आइडिया है, आप अपनी कोशिश ये कीजिए उसी प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए उसका एक ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जो कि बिल्कुल जो है जाके इन्वेस्टर को इस बात पे कन्विंस कर ले कि वो जाके उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दे। नंबर 1। नंबर 2 ये होता है, देखिए 2 किस्म की चीजें होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है, आप क्या करते हैं कि सारी एफर्ट आपकी अपनी होती है, आइडिया आपका अपना होता है, आप क्वेश्चनियर भी खुद डेवलप करते हैं, खुद जाके मेहनत करते हैं, वो करते हैं। एक तरीका तो प्राइमरी रिसर्च का होता है। सेकंड जो रिसर्च के अंदर दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड
पेपर होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ होता है। आप बजाय इसके कि एक री इन्वेंशन ऑफ व्हील करें, आप री इन्वेंशन ऑफ व्हील ना करें। आप जाइए, आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल पढ़िए ताकि आपको उस कंसेप्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो, और फिर उन बेसिस के ऊपर जाके अपने वेरिएबल डिफाइंस कीजिए और उन वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कंसेप्ट तैयार कीजिए और उसको जो है बिजनेस प्रपोजल के ऊपर लेके आइए। सही। तो ये सिंपल स्टेप है इसका। अच्छा, जैसे अभी आपसे बात हुई कि मतलब बच्चे एम्फसाइज तो करते हैं बहुत कुछ लिखने में, मगर उस आइडिया की मैच्योरिटी नहीं होती। बहुत सारी जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसर्च पेपर दूसरे सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू, एंड देन अगेन जो हम आइडिया डेवलप कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी कर्व कम है। आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब जस्ट लाइक हम जिस पाकिस्तान जस्ट लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर हम बैठे हुए हैं, हमारे पास इतनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। नो डाउट एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, एंड देन अगेन आइडिया में क्रिप्स है, मगर रिसोर्सेज नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली जो आगे इन्वेस्टर बैठे हैं या जो इस प्रोजेक्ट को समवट जज कर रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान की अपनी पोटेंशियल इतनी है ही नहीं। जैसे लाइक आज भी हम अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के मामला में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास तो लैब्स तक नहीं है कि भाई हम जस्ट लाइक डीएनए के टेस्ट करवा सकें या बाल को उठा के उसकी टेस्ट करवा सकें। आइडिया तो नो डाउट हम इंटरनेशनल मीडिया को देख के बहुत सारी चीजें माइंड में जगलिंग कर रही होती है। बिल्कुल। होता क्या है कि हम एक ऐसी कंट्री के अंदर हैं जहां लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक्स का। इसी तरीके से स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे बेइंतहा कम है, ठीक है ना। अब रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास तो क्या हम रिसर्च करना छोड़ दें? नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी यूथ को गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप ऐसा कीजिए कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया पे ना जाइए, आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप अपनी मैक्सिमम डायमेंशन लीजिए कि क्या क्या पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं रिसर्च के, जो कि आप रिसर्च डिजाइन बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको कंसेप्ट के ऊपर लेके आइए तो उसको कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग में ना जाइए, सिंपलर डिजाइन की तरफ जाइए, रिलेटिवली सिंपल आइडियाज की तरफ जाइए और उसको कोशिश कीजिए कि आप एड्रेस करें, तो आपकी रिसर्च जो है वो आगे बढ़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें कर देंगे, इसमें मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, आप उसके अंदर बजट कॉन्स्टेंट्स ले आए, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आप चले जाएं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, तो जब आप वो टेक्नोलॉजी यूज करने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका तो जो है जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो इतना बढ़ जाएगा। आप यहाँ से जाके यूके में जा रहे हैं या लेट्स से सिंगापुर में जाके आप जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो बिल्कुल फिजिबल नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि उस रिसर्च के लिए फिजिबल नहीं होगा, बल्कि जो इन्वेस्टर आपकी रिसर्च के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है उसके लिए भी ये चीज फिजिबल नहीं होगी। तो कोशिश ये कीजिए अपनी रिसर्च को सिंपल रखिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बिल्कुल वो दिए हुए मुख्तलिफ, उन्होंने इस यूथ अवार्ड के तौर पर खास तौर पे दिए हुए, उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स दिए हुए। रिसेंटली हमारे उसमें फ्लड आया था, फ्लड के जो वो हैं उसकी तरफ चले जाइए, जो वाटर मैनेजमेंट है उसकी तरफ चले जाइए, उसका कोई सॉल्यूशन लेके आ जाइए। एनवायरनमेंट की तरफ चले जाइए, हमारे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हम तेजी से सर्दियां आजकल बहुत ज्यादा, एक तो डिले हो गई है, सबसे पहला इश्यू ये, और फिर एकदम से इतनी ज्यादा सर्दियां आ गई हैं, तो एनवायरनमेंट का एक इम्पैक्ट है। एनवायरनमेंट के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कीजिए, आप सोशियोलॉजिकल जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं उस पे कीजिए, आप नॉलेज के ऊपर ही कर लीजिए। नॉलेज मैनेजमेंट जो है इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है तो उस पे कर लीजिए। एक ऐसी छोटी छोटी चीजें लेके आइए, आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाइए। उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बेसिकली बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी, ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है। एक गुड न्यूज ये है, हम अपनी यूथ को ना सिर्फ ये कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तक ही महदूद नहीं रखेंगे, उनके आइडियाज को हम भी जो है वो इंक्यूबेट करेंगे उनको। और अगर जब हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद नहीं है तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को दूसरे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में भेजें। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे, कराची के अंदर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, हैदराबाद में हम अपनी यूथ को वहाँ भेजते हैं, अपने स्टूडेंट को वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाके अपने आइडियाज के ऊपर वो करते हैं। सही सर, हम बात कर रहे थे कि रिसर्च के मुतालिक के जैसे
यूथ प्रोग्राम भी आ चुका है, 2 मिलियन की अवार्डिंग मनी भी आप जीत सकते हैं। एंड देन अगेन रिसर्च कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। आपने जैसे बताया कि ये अपनी रिसर्च को इतना कॉम्प्लेक्स न करें, पॉसिबिलिटीज को सबसे पहले देखें, एंड देन अगेन आइडिया मैच्योर होना चाहिए। अब सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज ये कि कहते हैं कि हर काम अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। ये बड़ा हमने बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि भाई अपने उम्र कद काट के हिसाब से बात करो। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, जिस तरह कुछ स्टूडेंट हमारे साथ होंगे तो ऑब्वियसली वक्त और कहते हैं कि हालात के हिसाब से आपके तजुर्बात और तजजियात बढ़ते हैं। जितना आप घूमते फिरते हैं, जितना आप दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, उस हिसाब से आपकी अपनी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ती है। अगर हम आज स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस हो। अगर एक स्टूडेंट की उम्र ही कोई 22 से 23 साल है तो ऑब्वियसली उसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कंपैरेटिव एक 40-45 साल के बंदे का होगा। अगर हम बात करें जजेस की तो उनका 60-60 70-70 साल का एक्सपीरियंस भी होता है एज कंपेरेटिव उस बच्चे के। मतलब उस बच्चे ने तो उनके सामने समझे कि पर भी नहीं खोले होंगे, उस बच्चे को ये भी पता नहीं कि मुझे उड़ान कितनी करनी है। अच्छा, वाइस वर्सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग हम सिनेरियो देखते आते हैं। जैसे हमने एक लफ्ज कहा था, इकोनॉमिक्स की बातें भी हमने की कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज या स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मोबिलाइज्ड होता है। अब मामला ये भी है कि हम जब इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं या जनरल सोशल साइंसेस के अंदर भी हम देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि माइक्रो और मैक्रो। जब हम बच्चों के साथ माइक्रो पे बात करते हैं तो मतलब जैसे हम उनको कहते हैं कि आप एक समझे घर में आप अपनी जैसे एक सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें तो एक माइक्रो लेवल पे बात होती है। जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं या किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं या किसी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो फिर मैक्रो लेवल के इश्यूज हो जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि हम दुनिया तब्दील करेंगे, हमारे अंदर पोटेंशियल है, बहुत कुछ है। तो इस तरह के कंपटीशंस में माइक्रो इश्यूज को उठाना चाहिए या मैक्रो इश्यूज को उठाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई मैक्रो इशू को उठाना भी चाहता है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे चेक किया जाए कि हाँ यार ये आइडिया पॉसिबल है। जैसे आपने अभी बात की या हमने बात की कि भाई गैस नहीं है मुल्क के अंदर, भाई गैस कम हो गई है, भाई अब सबके लिए प्रॉब्लम है कि घर का चूल्हा कैसे जले। तो एक ऐसी जस्ट लाइक अदर एनर्जी ऑक्यूपाई करने वाली कोई हमें इक्विपमेंट बनानी चाहिए जिससे जस्ट लाइक एक अदर एनर्जी पे हम अपने आप को कन्वर्ट कर लें और हम अपने चूल्हे को जला सकें या कोई और रिसोर्स को अकोमोडेट करके हम अपनी चीजों को फैसिलिटेट कर सकें। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा अगर आप इस पे हमें थोड़ा एनलाइटन करें। जी। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया माइक्रो और मैक्रो के दरमियान में स्टूडेंट कहाँ जाए, क्या माइक्रो इश्यूज पे करे या मैक्रो इश्यूज पे करे। देखिए बात यह है, रिसर्च का कोई डोमेन नहीं होता। रिसर्च माइक्रो इश्यू पे भी होती है, मैक्रो इश्यू पे भी होती है। आप अपना जो हाइपोथेसिस है वो कहाँ डेवलप कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होता है। अगर आप हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं, आप डिफरेंट गवर्नमेंट्स को आप जो है एनालाइज करना चाह रहे हैं, अपनी रिसर्चेस के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट्स डाल रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की गवर्नमेंट्स को आप उनकी पॉलिसीज को आप देख रहे हैं, तो फॉर श्योर आप जाएंगे मैक्रो की तरफ। लेकिन जब आप छोटे इश्यूज को की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द के इश्यूज हैं कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, या इकोनॉमी प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर रही है या ये नहीं कर रही है, तो भी अगेन हम जाते हैं इकोनॉमी की। जब भी हम बात करते हैं ना एज ए होल तो हम जाते हैं मैक्रो की तरफ। अच्छा, माइक्रो क्या है, इंडस्ट्री है छोटी सी, छोटे छोटे इश्यूज हैं। जब आप उस पे जाते हैं इंडिविजुअल की, जब हम बात करते हैं ना इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जहाँ पे आते हैं तो हम माइक्रो की तरफ चले जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता आप माइक्रो की तरफ जा रहे हैं आप मैक्रो की तरफ जा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपकी रिसर्च क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करते हैं। जितना प्रॉपर आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे उतना ही प्रॉपर आपकी रिसर्च होगी, और उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आप पेपर पे ले आएंगे तो वो रिसर्च जो है कमाल कर जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट्स के ऊपर आपने बात की कि स्टूडेंट को तजर्बा नहीं होता, स्टूडेंट की एज छोटी होती है, यूथ 15 से 29 साल के दरमियान में है। बाय डेफिनेशन हम ये कहेंगे कि वो उस पे नहीं जा पाते। उसको अगर हम कंपेयर करते हैं किसी एक सेटल्ड बंदे से या किसी मैच्योर बंदे से 40-45 साल के, हम जैसे लोग जो कि हम हो गए हैं थोड़े से एज में थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो जो है उससे कंपेयर करते हैं तो
आजकल के दौर में हर चीज पॉसिबल है। आजकल यूथ के लिए स्काई द लिमिट है। आप देखिए मार्क जकरबर्ग ने अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपनी यूनिवर्सिटी के टेन्योर के अंदर ही उसने फेसबुक की जो है वो रख दी थी, बुनियाद रख दी थी, जो कि आगे जाके अब दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। इसी तरीके से आजकल जो 2023 की जो है अभी अमीर तरीन बंदों की लिस्ट शाया हुई है, तो उस पब्लिकेशन के अंदर जो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी जो है वो हमारे इंडिया से ताल्लुक रखता है, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो जो है अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली होना ये चाहिए कि अब आप ये देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा वो टूल है जिसके अंदर उसकी टोटल एज ही बहुत छोटी है। अब आप उसके अंदर मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर 1984 मैक्सिमम अगर हम पीछे की तरफ बहुत ज्यादा खींचतान करें तो 1984 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है। उससे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई वजूद ही नहीं था। 1997 के अंदर जो है इंटरनेट जो है वो फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होने शुरू हुई है। तो अब इस पैरामीटर के अंदर आपका 50 साल का बंदा भी, अगर कोई 1997 के अंदर 50 साल का बंदा था और कोई 24 साल का बंदा था, दोनों इक्वल हैं। तो अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए इक्वल है। तो ये आपको यूथ को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है वो है कि आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आइए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि रेवेन्यू कर्व है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, यानी उसका बीटा बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है और जो है आप तेजी से बिलियनियर्स की तरफ जाते हैं। इंडिया ने एग्जैक्टली यही किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पे की है, उन टेक्नोलॉजीज पे की है कि जो कन्वेंशन टेक्नोलॉजीज नहीं, जिसकी वजह से उसको फायदा हो रहा है। और अभी जो मैंने आपको बताया तीसरा मिस्टर अडानी फैमिली का वो बंदा है जो कि अभी दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी है। तो आप भी ऐसा कर सकते, आप भी मिलियनियर बन सकते हैं। सिर्फ बेसिकली करना ये, आप कन्वेंशनल आइडियाज की तरफ ना जाएं, नॉन कन्वेंशनल आइडियाज की तरफ जाएं, अपने आइडियाज अच्छे आइडियाज लाएं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। सही। तो कहने का मकसद अगेन यही कि दुनिया ग्लोबल विलेज है और बहुत ही इजी आप बहुत सी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। एज मैटर नहीं करती। हाँ, पहले कहा जाता था घूमना है फिरना है तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ है, कैसे, किस कदर। आजकल तो ये कि इंटरनेट पे आपने 2 बटन लगाए तो आप पाकिस्तान से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन बात है कि अगर आप नॉलेज सीकर हैं और आपके अंदर जज्बा है सीखने का, पढ़ने का, करने का, तो इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है और आप दुनिया के किसी भी मजमून के ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा सर, अब डिविडेंड, यूथ डिविडेंड, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर या जस्ट लाइक जैसे लोग शेयर्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड या जस्ट लाइक हम देखते हैं कि डिफरेंट कंपनीज के लोग शेयर उठाते हैं तो बोलते हैं यार 6 महीने 8 महीने या साल के बाद हमें अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा। अब ये जो यूथ डिविडेंड का वर्ड, ये टर्म है, मैं चाहूंगा कि आप इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा सा गाइड करें कि जो लोग जस्ट लाइक जैसे हमने कहा कि भाई अगर हम अपनी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अपनी यूथ वगैरह पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाके हमें अच्छा डिविडेंड देगा। तो कहीं ना कहीं बात तो समझ में आ रही है कि मुनाफा बख्श हमारी यूथ होगी, मगर मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें इसको थोड़ा गाइड करें। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, आपका क्वेश्चन ये है। देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। सही है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी होती है। जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती हैं जहां पे, तो वहां पे अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, लेट्स से कि एक खाने की 4 आपके पास बॉक्सेस हैं और 12 लोग आ जाएं, तो आपको मुश्किल होगी ना उन 4 बॉक्सेस को डिवाइड करने में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि नेशंस के अंदर ऐसा ही होता है। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपके बर्डन, पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ जाता है आपके ऊपर, तो वो थिकली पॉपुलेटेड होना शुरू हो जाती है वो नेशन। अच्छा, इसका नुकसान भी होता है कि आपके पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की आप बात करते हैं कि भाई आपके पास रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर आप किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसका एक फायदा भी होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आती है तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है, तो एक एज तक उसकी ग्रोथ एज होती है। नॉर्मली हम यूथ को कहते हैं कि 15 से 29 साल के दरमियान की एज है,
ये एक सुप्रीम एज है। इसमें आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर अच्छी स्किल हासिल कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर जाके आप कोई काम करना शुरू करें, आप कोई बिजनेस करेंगे, आप कोई जॉब करेंगे, वो जाके वर्किंग एज नॉर्मली 60 साल की हमारे पाकिस्तान की रिटायरमेंट एज है वो 60 साल की। तो जब आप 29 साल से ऑनवर्ड जाएंगे 60 साल तक, तो आपके पास अगर अच्छी स्किल होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी आपके पास वो चीजें होंगी, तो आप ना सिर्फ ये कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, अर्निंग अच्छी करेंगे, आप अपनी फैमिली को अच्छा फीड कर सकेंगे और सोसाइटी को अच्छा करेंगे, लेकिन इसी तरीके से आप इसको आप इन्वर्स कर लीजिए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, डेमोग्राफिक कर्ज भी बन सकता है सूरत के अंदर, कि जब जो है अगर आप यूथ के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस अच्छा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी लेबर मार्केट अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं देंगे, तो वो पॉपुलेशन आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी। तो वो लाइबिलिटी आप उसको फिर जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो फिर क्राइम्स की तरफ जाएंगी, चीजों की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जब यूथ की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन मौजूद है, एक बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है यूथ का सेगमेंट है, तो हम उस एज के ऊपर इन्वेस्ट करें, हम उनको स्किल करें। बेसिकली यूथ के 3 डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, यूथ इन ट्रांजिशन, यूथ ट्रांजिटेड और यूथ नॉट ट्रांजिटेड। ये 3 यूथ के मुख्तलिफ वो सेगमेंट है जिसको हम डिवाइड करते हैं यूथ के अंदर। यूथ जो ट्रांजिटेड यूथ वो यूथ कहलाती है, वो सोसाइटी का वो हिस्सा कहलाता है जो कि एजुकेशन हासिल कर चुका होता है बहुत अच्छी तरीके से, उनकी कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर चुका होता है, फिर उसके बाद वो लेबर मार्केट के अंदर जाके जॉब ग्रैब करता है, जॉब हंटिंग करता है, जॉब कर लेता है, और जॉब करके उसको 1 साल पूरा हो जाता है और उसको वो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाता है, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो वो ट्रांजिटेड यूथ होती है। तो एक सेगमेंट तो ये यूथ का ये कि यूथ ट्रांजिटेड। दूसरी यूथ होती है यूथ इन ट्रांजिशन, वो यूथ जो पढ़ रही है या वो यूथ जो एजुकेशन हासिल कर चुकी है और अभी एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं गई है, अभी वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाके जो है अप्लाई कर रही है, या इवन उसको अभी अप्लाई किए हुए 3-4 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, और अभी अपनी जॉब के अंदर वो रिसेंटली या बिजनेस के अंदर अपना काम करना स्टार्ट किया है, अभी उसका आफ्टर मैथ हासिल नहीं हुआ। सही। अच्छा, और तीसरी वो नॉट ट्रांजिटेड में तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ना उनको एजुकेशन हासिल हुई है और ना वो हुआ है, तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की आप। अच्छा, इस वक्त जितना भी हम कराची को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रही है, एंड देन अगेन बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं तो हम समवॉट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई अनएजुकेटेड, या सब कहेंगे लेस एजुकेटेड, या दूसरी लफ्जों में कहेंगे कि लेस स्किल्ड पीपल्स होते हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है। और जस्ट लाइक जो काम करवाने जाता है वो हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड होता है, उसके सामने जो सीट पे बैठा होता है वो इस कदर कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो उसके बेसिक अगर हम उसमें जाएं कि इश्यूज, या जैसा कि हम ये कहेंगे बेसिक जो उसके फेनोमेनास है उसके हम अगर ऑब्जर्व करें, तो ये वाला इशू है कि हमने सोसाइटी को इतना अच्छा नहीं दिया, तभी हम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं। एम आई राइट? देखिए, आप पार्शियली आप ठीक हैं। बेसिकली कराची के इश्यूज थोड़े से डिफरेंट है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी से भी आगे जा चुका है। हमारी कराची की बाउंड्रीज बार बार चेंज हो रही है, और हम कराची की उसको लिमिटेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं कराची की बाउंड्रीज को। तो पहले कराची जो है सुपर हाईवे जब स्टार्ट होता था सोराब रोड पे खत्म हो जाता था, फिर उससे आगे बड़ा बहरिया टाउन, अब इवन नूरियाबाद की तरफ भी कराची जा चुका है, बहरिया टाउन टू डिस्ट्रिक्ट में हम जाके, तो हम जाके जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इश्यू तो लिमिटेशन का है कि हम कराची की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम डिफाइन करें कि ये कराची है, तो फिर हम बात कर सकेंगे कि भाई इस कराची के ऊपर क्या करना चाहिए। जब हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ही डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं, प्लानिंग की बात किस तरीके से कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन की बात किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्राइम रेट की बात किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं, इसमें सिंपल तबसरा मेरा ये हो सकता है कि जब आप
यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, यूथ को मौके नहीं देंगे आगे बढ़ने के, और मीडिया उनको उनके ऊपर उनकी जो कहना चाहिए जो उनकी जो डिमांड क्रिएटर है, मीडिया भी एक्चुअली तो डिमांड क्रिएट कर रहा है चीजों की, उसकी तरफ उसका एक्सेस 100% है। वो इंटरनेट पे जाएगा, वो डिश एंटीना से या केबल के थ्रू जो है वो डिफरेंट चैनल्स देख रहा है और उसमें मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल्स देख रहा है, उनकी चीजें देख रहा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसके अंदर ये चीज आएगी, ये चीज पैदा होगी, अर्ज पैदा होगी कि वो इन चीजों को हासिल करे। अगर वो स्किल्ड होगा तो वो मेहनत करेगा और इस तरीके से हासिल करेगा, और जो स्किल नहीं होगा फिर वो अनफेयर मीन्स अप्लाई करता है और फिर डिफरेंट तरीके से मोबाइल ग्रैबिंग होती है या अब मनी स्नैचिंग होती है बैंक्स के थ्रू, और दूसरे साइंटिफिक क्राइम्स हो रहे हैं कराची के अंदर, व्हीकल छिन रही होती है और वो फिर वो हो रही होती है। 10,000 मसले हैं, बेशुमार इश्यूज हैं, लेकिन बेसिकली हम इसी तरफ ज्यादातर हम रहे ना यूथ की तरफ की। यूथ अगर जो है हमारी स्किल्ड होगी, वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड होगी, तो हम जो है अपने बहुत सारे मसाइल हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। खत्म तो मसाइल बिल्कुल नहीं कर सकते, हम मसाइल कम कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं कि 2023 रिसेशन फेज दोबारा इनिशिएट होने, मतलब जैसा कि वो तैयार हो रहा है वो सारा मसला मसाइल, और जैसे हमने अभी बात की कि हमारी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मसले इन फ्यूचर आने वाले हैं। एजुकेशन लिटरेसी रेट हमारा इतना अच्छा है नहीं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूथ को किस तरफ क्या आप मतलब जैसा एक सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने लिए प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस को जस्ट लाइक ऑब्जर्व करें? देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपनी रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर वो ये बात करने जा रहे हैं कि अब जो पोस्ट कोविड सिनेरियो जो बन रहा है 2023 के अंदर, जी वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है। स्टैगफ्लेशन एक टर्म है जो इकोनॉमिक्स में यूज होती है कि एक तो पहले आप इस टर्म को समझ, इन्फ्लेशन को समझ लीजिए। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन बेसिकली वो है कि टू मच मनी चेज टू लेस गुड्स, कि बहुत सारे पैसे मिलके भी चीजों को, बहुत सारी चीजों को हासिल नहीं कर पाते। हम कहते हैं कुव्वत इस्तिताद आपकी तबाह हो जाए, कुव्वत इस्तिताद आपकी जो है, कुव्वत खरीद की इस्तिताद जो है वो आपकी कम होती जा रही है। तो ये एक सोसाइटी का मसला है। लेकिन 2023 के अंदर एक और मसला आ रहा है जो हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन इसकी वो एडवांस होती है, फॉर्म होती है इन्फ्लेशन की, जिसके अंदर इन्फ्लेशन एक तरफ राइज हो रहा होता है, दूसरी तरफ जॉब लेबर मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। श्रिंक होते होते बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। और 2023 में ये प्रेडिक्शन की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो ग्रोथ होगी वो सिर्फ 1% हो जाएगी, जो कि कोविड के दिनों के अंदर सबसे मिनिमम थी 2% पूरी दुनिया के अंदर। यानी हम उससे भी 1% यानी या 50% उसके अंदर डाउनफॉल आ चुका है और हम जा चुके हैं 1% की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल है। तो अभी हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी यूथ को ज्यादा से ज्यादा इस तरफ डाइवर्ट करें कि वो जॉब मार्केट की तरफ ना, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की तरफ जाएं, ना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल करने के लिए जाएं। तो ये सही। अच्छा, इसका हमारी सोसाइटी के अंदर इवन आपका डिपार्टमेंट भी, जैसे आपने कहा कि भाई जो लोग काम करते हैं तो बेस्ट, हम भी ये चाह रहे हैं कि उनके इनोवेटिव आइडियाज हो तो वो सोसाइटी में नए प्रोजेक्ट्स लेके आए, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स का एक मामला है। आप 2023 के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की क्या मतलब देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है? क्योंकि जैसे आपने अभी भी कहा कि ये मामला ऐसे कि एम्प्लॉयमेंट भी श्रिंक होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी शुरू हो रहे हैं, और हमारी जो इकोनॉमी की हालत है वो जाके 1% पे जाके बचेगी, जो लास्ट टाइम्स में 2% फिर भी थी। जी देखें, बेशक 2023 के अंदर मामला खराब हैं और उस रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि 2025 तक ये मामला ऐसे ही रहने हैं। तो एक 3 साल का पीरियड हमारे पास एक आने वाला है। इसकी हमने प्लानिंग किस तरीके से करनी है? इसकी प्लानिंग हमने इस तरीके से करनी है, जैसे कि अभी ये नेशनल इनोवेशन अवार्ड के नाम से जो यूथ का अवार्ड है ये अनाउंस हुआ है, या यूनिवर्सिटीज में आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये होते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए
कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो ऑलरेडी जा रहे हैं इस तरफ, गवर्नमेंट जा भी रही है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये करनी है गवर्नमेंट को कि वो जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो इस बात की तरफ माइल करें कि वो बढ़ें। वो किस तरीके से बढ़ेंगे, उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आप उठाइए, उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ये एक प्रोग्राम काफी नहीं होगा, 22 करोड़ 23 करोड़ की हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट जो हमारे जो इदारे बैठे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, उनको भी अपना इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। चैम्बर्स एंड कॉमर्स जो हमारी मौजूद है, उनको भी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तब जाके हम इस चैलेंज से नबाद आजमा बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। लकीली हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास जो इस टाइम है, हम भूखे नहीं मर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है। हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमारे पास एक पूरी की पूरी फसल तैयार खड़ी होती है। तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा तरीके से हम एग्रीकल्चर इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आजकल हाइब्रिड कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा इनिशिएटेड किया जा रहा है कि भाई आप बहुत छोटे से स्पेस के अंदर भी बहुत ज्यादा कल्टीवेशंस कर सकते हैं। नो डाउट इस तरह के कॉन्सेप्ट तो राइज होने जा रहे हैं सर। क्योंकि प्रोग्राम ऑब्वियसली हम एक टाइम लिमिट के अंदर ही घूम रहे होते हैं, तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि हम एक और प्रोग्राम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मगर आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आपका कोई मैसेज फॉर द यूथ? मेरा बिल्कुल मैसेज यही है, यूथ को ज्यादा से ज्यादा आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने आइडियाज को मैच्योर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली बिजनेस प्लान, जो कि इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बिजनेस इंक्यूबेशन की या किसी भी एंटरप्राइज की, उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में बिल्कुल जरूर ये देखेंगे बिजनेस प्लान होता क्या है, वो किस तरीके से बनता है, हम देखेंगे उसके बाद। सो नाइस ऑफ यू सर, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि हम इसी वीक में एक नया प्रोग्राम भी अपने व्यूवर्स के लिए इनिशिएट करेंगे, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तमाम पैरामीटर्स को भी डिस्कस करेंगे, और आपका प्लान किस तरह चॉकआउट होना चाहिए उसके ऊपर भी हम जरूर प्रोग्राम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम समवट आपके लिए कोई मॉक सेशन टाइप उसकी एक चीज बना लें, जिसमें आपको और क्लियरली आइडिया भी हो जाए कि अगर आप समझ रहे हैं कि कहीं आप कंफ्यूज हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।